जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। शुरुआत उस खबर से जिस पर कल से पूरे देश की निगाहें थी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन। पीएम के संदेश सभी अटकलों का जवाब दे चुके हैं। लॉकडाउन से अभी राहत मिलने वाली है और सख्ती से राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन पीएम के संबोधन में सबसे अहम था 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज। लॉकडाउन के 49 दिनों से जिस राहत के मरहम का इंतजार कर रहा था, आखिरकार कल देश के नाम संदेश में पीएम नरेंद्र मोदी ने उसका ऐलान कर दिया। कोरोना से हुए नुकसान की भरपाई और देश को फिर से खड़ा करने के लिए सरकार ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया है। आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज देश की जीडीपी का करीब 10% है। ये 2020-21 के स्वीकृत बजट यानी 30 लाख करोड़ से करीब 10 लाख करोड़ कम है। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि इस आर्थिक पैकेज से कुटीर उद्योग, लघु मंझोले उद्योग, श्रमिकों और किसान और मध्यम वर्ग को फायदा मिलेगा। इसके साथ ही आर्थिक पैकेज भारतीय उद्योग जगत को भी नई ताकत देगा। इसके बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विस्तार से जानकारी देंगी। ये आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए है, देश के उस किसान के लिए है, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है, जो ईमानदारी से टैक्स देता है। ये आर्थिक पैकेज भारतीय उद्योग जगत के लिए है, जो भारत के आर्थिक सामर्थ्य को बुलंदी देने के लिए संकल्पित है। कल दोपहर जब खबर आई कि पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे, तभी से लोगों में सबसे ज्यादा अटकलें लॉकडाउन को लेकर थी। पीएम ने साफ कर दिया कि लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन नए रंग ढंग में। लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। पीएम ने सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की थी। गैर बीजेपी दलों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र से जारी होने वाले कई दिशा निर्देशों पर सवाल उठाए थे और राज्यों को फैसले लेने में छूट की बात की थी। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की थी। ऐसे में उम्मीद इस बात की है कि लॉकडाउन 4 में राज्यों की जरूरतों का खास ख्याल रखा जाएगा और पहले से ज्यादा छूट मिलेगी। पीएम के मुताबिक 18 मई से पहले लॉकडाउन 4 के बारे में बता दिया जाएगा। 17 मई को लॉकडाउन का तीसरा चरण खत्म हो रहा है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज। आप सोच रहे होंगे कितनी बड़ी रकम है, क्या कोरोना से ठप पड़े देश को ये नई ऊर्जा देने के लिए काफी है? ये भी सवाल बना हुआ है। तो आपको बता देते हैं कि 20 लाख करोड़ हमारी कुल जीडीपी का 10% हिस्सा है और ये बात प्रधानमंत्री अपने संबोधन में कह चुके हैं। यही नहीं, मौजूदा बजट से ये राशि 10 लाख करोड़ कम है। आइए अब आपको दिखाते हैं बड़े बड़े देश अपनी जीडीपी का कितना हिस्सा या कितनी रकम कोरोना राहत पैकेज पर खर्च कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे जापान की जीडीपी का 21.1% हिस्सा दरअसल राहत पैकेज में दिया गया है। उसके बाद अलग अलग देशों को हम आपको दिखा देते हैं। अब अमेरिका की बात करेंगे, 13% जीडीपी का हिस्सा इन्होंने राहत पैकेज पर खर्च किया है। वहीं स्वीडन तीसरे नंबर पर है। स्वीडन ने 12% जीडीपी का हिस्सा खर्च किया है राहत राशि देने के लिए। जर्मनी
चौथे नंबर पर जीडीपी का 10.7% हिस्सा यहां पर जर्मनी ने दिया है राहत पैकेज के तौर पर। वहीं भारत अब 5वें स्थान पर पहुंच गया है कल के संबोधन के बाद, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि वो 10% हिस्सा राहत राशि के तौर पर दे रहे हैं। स्पेन की बात कर लेते हैं, 7.3% हिस्सा स्पेन ने अब तक घोषणा की है। इटली ने 5.7% हिस्सा अपनी जीडीपी का राहत के तौर पर ऐलान किया है। वहीं यूके ने 5% जीडीपी का हिस्सा राहत राशि के तौर पर दिया है। चीन की अगर बात कर लें, जहां से ये वायरस शुरू हुआ था, महज 3.8% जीडीपी का हिस्सा चीन ने अब तक राहत के तौर पर दिया है। तो हम बात कर रहे हैं किस तरह से लगातार संक्रमण जो बढ़ रहा है उसे देखते हुए प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन पार्ट 4 का ऐलान कर दिया है और यह भी कहा है कि लोकल पर वोकल हो जाइए और इसे ग्लोबल बना दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कल अपने भाषण में ये बड़ी बातें कही हैं। देश को आत्मनिर्भर बनाने का मंत्र देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को देसी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए और उसका प्रचार भी करना चाहिए। आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। लोकल किसी प्रोडक्ट के संदर्भ में अक्सर जब हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बेकदरी का भाव होता है। लोकल है तो सस्ता और खराब, ब्रांडेड है तो बढ़िया रुतबेदार। लेकिन कोरोना संकट के बीच पीएम ने लोकल पर वोकल होने का मंत्र देकर देसी उत्पादों को प्रमोट करने का बड़ा और साफ संदेश सुना दिया है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। आपको आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, तो वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। लोकल पर वोकल होकर ग्लोबल बनाने का मंत्र देते हुए पीएम मोदी ने खादी और हैंडलूम उद्योग का जिक्र किया। जब मैंने आपसे देश से खादी खरीदने का आग्रह किया था, यह भी कहा था कि देश के हैंडलूम वर्कर्स को सपोर्ट करें। आप देखिए, बहुत ही कम समय में खादी और हैंडलूम दोनों को ही डिमांड और बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। इतना ही नहीं, उसे आपने बड़ा ब्रांड भी बना दिया। लोकल पर वोकल बनने की पीएम की अपील को गृह मंत्री अमित शाह ने भी आगे बढ़ाया। शाह ने ट्वीट कर कहा, आज नरेंद्र मोदी जी ने एक विशेष अपील भी की। इस विषम परिस्थिति में जहां सब कुछ बंद था, तब हमारे लोकल हमारे कठिन समय के साथी बने और हमें सहयोग किया। इसलिए अब समय आ गया है कि हम अधिक से अधिक लोकल प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल का संकल्प लें और अपने लोकल को ग्लोबल बनाएं। लॉकडाउन के दौरान निजी जरूरतों की ज्यादातर चीजें स्थानीय स्तर पर ही मिल रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पीएम मोदी लोगों की इस आदत का देसी उत्पादों के पक्ष में उपयोग करना चाहते हैं ताकि देश को स्वावलंबी बनाने में मदद मिले। चीन जैसे देशों के लिए ये मुश्किल खड़ी कर सकता है क्योंकि भारतीय बाजारों में छोटी से बड़ी चीजें मेड इन चाइना में उपलब्ध हैं। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। पीएम मोदी के राहत पैकेज और संदेश पर क्या सोचते हैं राज्यों के मुख्यमंत्री? हम आपके लिए 5 राज्यों के मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया दिखा देते हैं। जो इस बहुत बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और मुझे विश्वास है कि उनके मार्गदर्शन में
हम कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे और प्रत्येक नागरिक को न केवल कोरोना से सुरक्षित करेंगे अपितु आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने में भी इस प्रकार का आर्थिक पैकेज हम सब के लिए एक बहुत बड़ा संबल का कार्य करेगा। ये पैकेज पहले ही घोषित हो जाना चाहिए था, विलंब हुआ है, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है कि इस पैकेज में क्या क्या होगा। मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए आर्थिक पैकेज के माध्यम से भारत निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बनेगा और यदि भारत आत्मनिर्भर बनता है तो विश्व शक्ति बनकर के उभरेगा। हमारे लिए कोरोना एक चुनौती अवश्य है, लेकिन कोई भी चुनौती जो होती है वो एक अवसर को भी साथ लेकर के आती है। हम लोगों ने इस चुनौती को अवसर के रूप में लिया है और देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से आह्वान किया है, इसका सब जनता इसका पालन करेगी। जो 5 पिलर्स इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड की बात कह के देशवासियों को फिर से एक बार आत्मनिर्भर होने के लिए सूचित कर दिया है। जो उन्होंने आर्थिक पैकेज 20 लाख करोड़ की जो घोषित कर दी है, इसी से मुझे लगता है पूरे देश में आर्थिक गतिविधियां बढ़ जाएगी। इस जो समय है, जो कोरोना से लड़ते हम लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं, निकलते समय एक नया जोश और नया उद्यम का मानसिकता लेके हम लोग आगे निकलेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश सिर्फ हमारे संस्कृति को ही नहीं, हमारे आर्थिक स्थिति को भी दुनिया के सामने सबसे आगे लेके जाके नया भारत का कल्पना को साबित कर देगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के संदेश पर लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ और प्रतिक्रियाएं आपको दिखा देते हैं जो अलग अलग पार्टी के नेताओं ने दी। लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा कि अभी तक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वित्त मंत्रालय ने जो घोषणाएं की, उन सभी को समेटते हुए ये तकरीबन 20 लाख करोड़ रुपए बनता है। लेकिन उसके विवरण क्या है वो कुछ नहीं बताए। जब तक ये विवरण नहीं आता उसके ऊपर टिप्पणी करना मुश्किल है। साथ साथ उन्होंने लॉकडाउन 4.0 का भी ऐलान किया। ये लॉकडाउन भी किन नियमों पे होगी, इसके बारे में उन्होंने कोई चर्चा नहीं की और जब तक ये बातें सामने नहीं आती उसके बारे में भी कुछ टिप्पणी देना मुश्किल है। हमारे देश के उद्योजकों को अब हमको एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा और इंपोर्ट कम करना होगा और ये एक अपॉर्चुनिटी है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी लानी होगी और साथ टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना पड़ेगा। और चाइना के प्रति जिस प्रकार की भावना पूरे वर्ल्ड में हो रही है वो देखते हुए मुझे लगता है कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है और इसलिए पूरे दुनिया में इंडिया को सुपर पावर बनाने के लिए ये जो एक बहुत अच्छा ताकतवान ऐसा बूस्टर डोज प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उससे गांव, गरीब, मजदूर, किसान से लेकर उद्योजकों तक सबके लिए इसका फायदा होगा। सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल से हमारी सहयोगी श्वेता सिंह ने आर्थिक पैकेज के बारे में खास बातचीत की और समझना चाहा कि क्या ये पैकेज सभी चुनौतियों से निपटने में सक्षम होगा। 20 लाख करोड़ के पैकेज को हम अगर हम इस तरह से समझना चाहें कि ये इतने बड़े देश के लिए जहां पर अलग अलग राज्य अपनी तरफ से बड़ी बड़ी मांगे रख रहे थे आर्थिक पैकेज की, उसमें कितना पर्याप्त होगा, कितनी खुशी देश इसमें देख सकता है? देखिए, मैं इनके जो डिटेल्स हैं उनको तो मैं बता नहीं सकता, वो तो वित्त मंत्री जी कल बताएंगी। मैं इतना ही कह सकता हूं कि दुनिया बहुत सारे डिमांड थे कि बड़ा पैकेज होना चाहिए और हम लोगों ने जो ये पैकेज अभी प्रधानमंत्री ने आपके सामने अभी जो इसका जो जिक्र किया है वो जीडीपी का 10% तक है। तो मतलब ये छोटा पैकेज नहीं है, ये 20 लाख करोड़ का पैकेज है। उसकी जो डिटेल्स हैं आपको 1-2 दिन में आप जान सकेंगे। लेकिन ये मैं कहूंगा कि उद्योग से और विभिन्न जो ग्रुप्स हैं उनसे हम लोगों ने जो मांग थी उनसे ये कहीं अधिक है, तो जो उनसे ये अधिक है।
जी, जैसे अभी फिक्की से ही हमारी बातचीत हो रही थी, उनके अध्यक्ष, तो उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से अगर अलग अलग हेड्स की वो जोड़ भी वो देती हैं तो 11 से 12 लाख करोड़ की बात हो रही थी। ये उनकी उम्मीद से दोगुना है। तो हम ये माने कि कोई ऐसा सेक्टर नहीं रह जाएगा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रह जाएगा जिसे लगे कि मुझे छोड़ दिया गया इसमें से। हाँ, तो ये कोशिश हमारी रही है कि हर समाज के हर वर्ग को कुछ न कुछ मिले, और प्रधानमंत्री ने भी यही कहा कि एकदम हर स्तर के लिए कुछ न कुछ होगा। और ये एक बार में नहीं, हमको काफी स्टेज मतलब ये इनके जो अनाउंसमेंट्स हैं एक बार में नहीं होगा, कुछ 2-3 राउंड लगेंगे, क्योंकि ये बहुत विस्तार में बताने में समय लगेगा। और अब आपको दिखा देते हैं प्रधानमंत्री मोदी के संदेश पर आम व्यक्ति की क्या प्रतिक्रियाएं हैं। नहीं, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा ही है जो मोदी जी है, ऐसे प्रधानमंत्री देश के हैं भाई, जो कर रहे हैं पब्लिक के सोच के ही कर रहे हैं भाई, कोई इसका निजी तो है नहीं, जो भी करना है हम लोग को कोऑपरेट करके ही करना है। और पहले फिलहाल जो पैकेज के इन्होंने अभी जो अनाउंसमेंट किया है अभी, वो तो अभी जो जैसे उन्होंने बोला कि फाइनेंस मिनिस्टर के बाद ही अनाउंसमेंट होगा, इसमें क्या बेनिफिट मिलेंगे वो तो बाद ही पता चलेगा। लेकिन बहुत सेटिस्फाइड तो नहीं है अभी तक के उनके भाषण से। हम उन्होंने ये कहा है कि हमको कोरोना के साथ ही जीना है, जब तक कुछ आता नहीं है इसका वैक्सीन वगैरह, तो हमें आदत डालनी पड़ेगी। अब मुझे ये लगता है कि इन्होंने काफ़ी देर कर दी है, लेकिन फिर भी अगर हो सकता है इससे कुछ लोगों को मदद पहुंच जाए, सही जगह पहुंच जाए, क्योंकि जो कि बहुत कम उम्मीद है कि वहाँ जो सड़कों पर मजदूर जा रहे हैं या परेशान हो रहे हैं उन तक ये मदद पहुंचनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो सही वक्त पर उनके पास पहुंच पाएगी। सिर्फ एक आपने आके टीवी पे एक अनाउंसमेंट कर दिया, बिल्कुल अच्छी बात है भाई, राहत पैकेज दिया है, लेकिन उसको अगर जो ज़रूरतमंद है सही मायनों में उन तक पहुंचे तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है, मेरे मानना ये है। और कल जो 8 स्पेशल ट्रेनें अलग अलग शहरों से रवाना हुई थी, उनमें ज्यादातर अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी हैं, जबकि कुछ ट्रेन का अब भी इंतजार है। अब से थोड़ी देर पहले अहमदाबाद से स्पेशल ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन पहुंची। मुसाफिर काफी खुश नजर आए। हालांकि लॉकडाउन के लंबे अंतराल के बाद 15 स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया गया है, जिसकी शुरुआत कल 8 ट्रेनों के साथ हुई। ट्रेनों में मुसाफिरों को बिठाने से लेकर सफर तक के खास इंतजाम किए गए। अनीशा माथुर हमारी संवाददाता इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं, वहीं अरविंद ओझा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि अगर कुछ लोगों से आपकी बातचीत हुई हो, उनका क्या कहना है, किस तरह की मुश्किलें या फिर परेशानियां आ रही हैं, या फिर सब कुछ स्मूथ चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है? देखिए नेहा, मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखाऊं कि ये जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, अजमेरी गेट का इलाका है। सुबह से कई 2 से 3 ट्रेनें आई हैं, जिसमें अहमदाबाद से ट्रेन आई है, राजस्थान से, और अब बिहार से जो है वो ट्रेन आई है पटना से। जरा एक तस्वीर देखिए। और बड़ी समस्या यहाँ पर ये भी आ रही है कि जो लोग ट्रेन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आ रहे हैं वो फिर आगे कैसे जाएंगे, ये बड़ी चुनौती है। लेकिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर अगर आप देखें तो काफी भीड़ जो है वो यहाँ पर जमा हो गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कराया जा रहा है, लेकिन जिन लोगों से हमारी बात हुई है उन्होंने काफी राहत की सांस ली है जब वो दिल्ली पहुंचे। हम कुछ लोगों से कोशिश करते हैं, लेकिन लॉकडाउन के बाद पहली बार ट्रेनें चली हैं, लोगों ने काफी राहत की सांस ली है। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। आप कहाँ से आए? कोटा से। कोटा से। कब से वहाँ पर फंसे हुए थे आप लोग? 2 महीने से। 2 महीने से। तो अब ट्रेन से आए तो राहत है। ट्रेन में कोई असुविधा, कोई तो ये स्थिति है यहाँ पर। आप लोग कहाँ से आए? अहमदाबाद से। आगे कहाँ जाना है? आगरा। कोई व्यवस्था है जाने आने की? कोई नहीं है। तो नेहा देखिए, ये एक तस्वीर है, सरकार उसको इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए कि जो ट्रेनें हैं वो दिल्ली तक तो आ जा रही है, लेकिन ये सवारी अगर आप देखिए, अपने कैमरा पर्सन कहूँगा दिखाएं, ये देखिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर का ये नज़ारा है। ये यात्री आए हैं अलग अलग इलाकों से। आप कहाँ से आए हैं? हम बॉम्बे से आए हैं। बॉम्बे से आए? हाँ जी। कब से आप वहाँ पर फंसे हुए थे? 5 मार्च से फंसे हुए थे। 5 मार्च से? हाँ जी। तो अब जब ट्रेन चलने लगी है तो रिलैक्स है? बहुत रिलैक्स है। बहुत रिलैक्स मिला जी। तो क्या दिन से मैं बेगूसराय में फंसा हुआ था। अच्छा। तो आज जब गाड़ी चली तो बड़ा खुशी हुई मन को। अरविंद, लौटेंगे आपके पास। जिस बात का हम कल भी जिक्र कर रहे थे, आज भी वही स्थिति दिखाई दे रही है। अनीशा, दरअसल दिक्कत ये है कि अभी
ना तो बसें चल रही हैं, ना मेट्रो चल रही है, ना टैक्सी चल रही है। ऐसे में अगर पॉइंट टू पॉइंट ट्रेनें चलाई जाती हैं और बीच में अगर किसी और गंतव्य तक यात्रियों को पहुंचना है जहां तक ट्रेन नहीं जाती है, वहां तक का सफर काफी मुश्किल है। यही सबसे बड़ी चुनौती है। और जैसा कि अरविंद भी बता रहे थे और दिखा रहे थे, वहां पर इस वक्त स्टेशन के बाहर भीड़ लगी हुई है। आपके इर्द गिर्द भी वैसा ही नजारा है? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है या फिर नहीं? देखिए नेहा, सोशल डिस्टेंसिंग तो यहाँ पर ताक पे रखी जा चुकी है। चाहे अंदर से जो आपको दिखा दें, हम अंदर से जो पैसेंजर्स आ रहे हैं वो फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन थोड़ा बहुत करते हुए आ रहे हैं रेलवे स्टेशन से। लेकिन यहाँ जहाँ पर बैरिकेड पर हम हैं और यहाँ जो लोग बाहर आ गए हैं, मैं अपने कैमरामैन नासिर को जरा बोलूंगी कि थोड़ा कैमरा पैन करके दिखाएं आपको। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर ट्रैफिक जाम है, लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। और यहाँ पे जैसा कि आपने कहा, गंतव्य तक कैसे जाएं, यही सबसे बड़ा सवाल सब उठा के इस वक्त सब परेशान है। यहाँ पर जो दिल्ली में रह रहा है उसके लिए भी घर जाना मुश्किल है, क्योंकि कोई ऑटो, कोई मेट्रो, कोई कैब नहीं चल रही। और सबसे ज्यादा मुसीबत उन लोगों के लिए है जिनको दिल्ली से और आगे जाना है। हमें सुबह से अब इस वक्त तक अहमदाबाद और पटना की ट्रेन आ चुकी है और दोनों ट्रेन के पैसेंजर्स ने एक ही सवाल उठाया है। आपके पास अनीशा, मुंबई सेंट्रल से हमारे संवाददाता पंकज उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, मुंबई में भी क्या दिल्ली जैसा ही हाल है? वहां पर जो ट्रेनें पहुंची हैं या फिर चली हैं, यात्रियों को टैक्सी, ऑटो, बस, मेट्रो की दिक्कत आ रही होगी। कैसे वो अपने घरों तक या फिर अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे? क्या स्टेशन के बाहर भीड़ देखी जा रही है? देखिए नेहा, इस वक्त मैं मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने मौजूद है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में तो स्थिति गंभीर है, क्योंकि केसेस की संख्या 15,000 तक पहुंची जा रही है। इसलिए यहाँ चाहे वो आरपीएफ है, चाहे जीआरपी है, उसकी नींदें उड़ी हुई हैं। यहाँ पर अच्छी खासी तैयारी की गई है। पूरा रेलवे स्टेशन चकाचक कर दिया गया है, साफ सफाई कर दी गई है, जो स्क्वायर ब्लॉक्स हैं वो लगा दिए गए हैं। लेकिन पुलिस का और आरपीएफ का ये कहना है, जब यात्रीगण आएंगे तो डिसिप्लिन मेंटेन करना, लाइन से उनको बाहर लेके जाना और फिर उन्हें यह समझाना कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए ही, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसेस हैं या टैक्सीज हैं या प्राइवेट व्हीकल जिसने बुलाए हैं परमिशन के साथ, उसमें जाना ही पड़ेगा। ये सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। अब वो किस तरीके से पूरी होती है ये देखना बहुत बड़ी बात रहेगी। प्लस हमने ये भी पूछा कि यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग वगैरह करी जाएगी, तो पुलिस ने ये कहा है कि अभी इस बात की उनको जानकारी नहीं है कि ट्रेन के अंदर ही ये तमाम प्रक्रिया पूरी कर ली जाएंगी। जब यहाँ पर आएंगे अभी उन्हें आदेश का इंतजार है, जब ट्रेन आएगी तभी ये सारी बातें खुल पाएंगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ प्रशासन की नींदें उड़ी हुई हैं, क्योंकि मुंबई में स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। हर दिन 1000 नए केसेस आते हैं, अब संख्या 15,000 तक पहुंचने वाली है। ऐसे में जब ट्रेन भर कर आएगी, उसमें यात्री आएंगे, तब सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन हो पाएगी? बहुत बहुत शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और साथ ही अनीशा हमारे साथ जुड़ी हुई थी, अरविंद ओझा हमारे साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। तो आपने देखा किस तरीके से महाराष्ट्र में अब भी स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। टॉप पर महाराष्ट्र का नाम है संक्रमण के मामले को लेकर। कोरोना से जुड़ा अपडेट आपको दिखा देते हैं, आंकड़े दिखा देते हैं जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए हैं। ये ताजा आंकड़े हैं जो कि बताते हैं कि किस राज्य में इस वक्त क्या स्थिति है। कुल मामले 74,281, कुल मौतें 2,415 और ठीक होने वाले मरीज 24,386। कोई सड़क, कोई राजमार्ग, कोई राष्ट्रीय राजमार्ग ऐसा नहीं है जहां पर इस वक्त प्रवासी मजदूरों का महापलायन ना दिखाई दे रहा हो। मजदूर अब भी लगातार सड़क पर पैदल चल रहे हैं और अपने गांव तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ देश भर में फंसे प्रवासी मजदूरों को बसों और ट्रेनों की सुविधा मुहैया कराई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के अलग अलग हिस्सों से मजदूरों की त्रासदी वाली तस्वीरों से हर रोज सामना हो रहा है। जोधपुर से अजमेर के बीच किस्मत के मारे मजदूर पैदल चलने को मजबूर हैं, लेकिन मई का महीना और राजस्थान की सड़क भीषण गर्मी के बीच हौसला पस्त होने में वक्त नहीं लगता। हाईवे पर इनकी हालत देखकर कुछ ऐसे भी हैं जिनका दिल पसीज उठता है। ऐसे ही एक ट्रक ड्राइवर ने मजदूरों को सहारा दिया। अजमेर से जोधपुर की यात्रा में नेशनल हाईवे पर जो मैंने तस्वीर देखी वो ये है। ये बिहार के रहने वाले मजदूर हैं जो आबू रोड में काम करते थे। जब सब कुछ बंद हो गया, कुछ नहीं रहा, तो पैदल रवाना हुए। लेकिन मदद करने कौन आए? वो ये थे पप्पू। ये कहाँ मिले आपको? हमारे को मिले यहाँ वर में।
आपने पैसे तो नहीं लिए इनसे? ना ना, अरे यार हम पैसे लगे, हम तो इनको खाना पाना खिला रहे हैं। कहाँ तक जा रहे हैं आप? इनको कहाँ तक फिर पहुँचा पाए? इनको जयपुर रास्ते में पैदल आ रहे हैं, बच्चा बच्ची आ रही है, जनानी आ रही है, मैडम आ रही है, इतने इतने के 10 साल के 5 साल के बच्चा बच्चे आ रहे हैं। ये इंसानियत की तस्वीर पप्पू जैसे लोग दिखा रहे हैं। कुछ स्थानीय युवकों ने मजदूरों को देखा तो खाना खिलाने के लिए रुक गए। ये युवक अपनी वैन में खाना लेकर चलते हैं और हाईवे पर भूखे मजदूरों को खाना खिलाते हैं। चलते चलते मजदूरों के पांव पर छाले उभर आए हैं। किसी को चोट लगी है लेकिन दवाई खरीदने के पैसे नहीं हैं। मदद का मौका मिला तो हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने ऐसे एक मजदूर की मरहम पट्टी करने में देर नहीं की। आगे सफर में हम भी इनके साथ हो लिए, ये समझने के लिए कि राजस्थान से बिहार तक की दूरी कैसे तय करेंगे। जिंदगी यहाँ खतरे में है। ये जिस तरीके से यहाँ बैठते हैं, ये ट्रक बैठने की जगह नहीं है और इसीलिए इनका दर्द समझने के लिए मैं अपने कैमरामैन संजय कुमार के साथ इस जगह पर आकर बैठा हूँ, ये जानने के लिए कि आखिर प्रवासी मजदूर, भारत का मजदूर, भारत का जो कर्म लिखता है, जो भाग्य लिखता है, जो हम सब के लिए इतनी मेहनत करता है, आज वो किस हालत में है। मजदूरों के पास कुछ नहीं है, ये भी पता नहीं होता कि आगे क्या खाएंगे। बस एक ही जुनून है, किसी तरह घर पहुंच जाएं। जब नहीं बस में हम लोग को हुआ कि अब तो नहीं जाएंगे, जब स्टेशन होगा नहीं तो हम लोग अब जाएंगे कैसे। तब हम अपना आप पैदल मार्ग निकाल दिया कि अब जो भी होगा रास्ते में होगा। बहुत स्थिति डाउन हो गया तो वहाँ से निकलने पड़ा। खराब वक्त पर जब परछाई भी साथ छोड़ देती है, उस वक्त मददगार भगवान से कम नहीं होते। खराब वक्त गुजर जाएगा लेकिन इन लोगों को हर वो चेहरा याद रहेगा जो जरूरत के वक्त इनके लिए खड़ा हुआ था। आशुतोष मिश्रा, जोधपुर हाईवे, आज तक। बात अब प्रवासी मजदूरों की करेंगे। मजदूरों को लाने के लिए श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनें रवाना की जा चुकी हैं, लेकिन मजदूरों की बड़ी तादाद को देखते हुए नाकाफी ये साबित हो रही हैं। कल लुधियाना और सूरत में मजदूर सड़क पर उतर आए। जमकर हो हंगामा, नारेबाजी और फिर देखते ही देखते भीड़ बेकाबू हो गई। फौरन ही पुलिस ने मोर्चा संभाला, मजदूरों पर लाठी भांजी। सैकड़ों श्रमिकों की भीड़ लुधियाना जालंधर हाईवे पर इकट्ठा थी। हाईवे जाम कर मजदूर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, घर भेजे जाने की मांग कर रहे थे। प्रवासी श्रमिकों में जबरदस्त नाराजगी थी। आरोप ये कि स्थानीय प्रशासन की तरफ से ट्रेन चलने का संदेश तो मिलता है, लेकिन जब मजदूर सामान सहित स्टेशन पहुंचते हैं तो उन्हें पुलिस डंडे मारकर भगा देती है। हम लोग घर जाना चाहते हैं, ना तो खाने पीने के लिए कोई सामान है, कुछ नहीं, पैसे उसके लिए कुछ नहीं है हम लोग के पास। हम मजदूर काफी परेशान हैं और हम लोग के पास कोई पैसा नहीं है। हम लोग घर जाना चाहते हैं सर, हम लोग यहाँ से परेशान हो गए हैं। तो गए थे 2-3 बंदे गांव का, तो उन लोगों को लौटा दिया, बोला जाओ फुल हो गए ट्रेन। अच्छा, रोज ऐसे हो रहा है? ऐसे हो रहे हैं रोज। सूरत, जहां मजदूरों और पुलिस के बीच भिड़ंत की तस्वीर कई बार देखी गई, वहां फिर मजदूर रेलवे पटरी पर उतर आए। पोस्टरों में लिखा था, हमें गांव जाना है। कुछ प्रवासी मजदूर ट्रेन के जरिए वापस लौटने में कामयाब हो रहे हैं, कुछ की कोई सुनने वाला नहीं। एक दूसरे को मदद से गुजर बसर हो रहा है। कोरोना संक्रमण का खतरा अलग से सताए हुए है। बचे हुए पैसे खत्म हो रहे हैं, मालिकों ने अपने हाल पर छोड़ दिया है। ऐसे में जरूरी है कि पहले से वक्त से मार खाए श्रमिकों के साथ थोड़ी सहानुभूति रखी जाए। लुधियाना से मुनीश अत्रे के साथ आज तक ब्यूरो। वंदे भारत मिशन के तहत विदेश में फंसे भारतीयों को लाने का सिलसिला जारी है। कल मलेशिया से 225 यात्री मुंबई पहुंचे, वहीं दोहा से स्पेशल फ्लाइट तिरुवनंतपुरम पहुंची, जबकि सिंगापुर से 138 मुसाफिरों को लेकर कोच्चि एयरपोर्ट विमान उतरा। बहुत दिन बाद अपने स्वदेश वापस लौटे हैं ये लोग। पूरा इंतजाम किया गया है स्क्रीनिंग का और उसके बाद इन्हें क्वारंटीन में जाना होगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।